सो गाइस, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स के हम सेकेंड पार्ट की बात करेंगे। सेकेंड पार्ट में जो हमारे पीछे फर्स्ट पार्ट में हो चुका है उसके आगे की बात करेंगे। फर्स्ट पार्ट में सिर्फ और सिर्फ हमने एक टाइप की इक्वेशंस की बात करी थी शॉर्ट मेथड में, तो प्लीज़ उसको देखना। शॉर्ट मेथड में आपको समझ में आ जाएगा कि उसमें यूनिक सोल्यूशन कैसे ग्राफ शो करते हैं, कैसे हम उनको आइडेंटिफाई करेंगे, कैसे उन्हें सॉल्व करेंगे, किस टाइप के इक्वेशंस आ सकते हैं। प्लीज़ देखना, तब जाके पूरा लेक्चर समझ में आएगा। तो पूरा लेक्चर करने वाला हूँ। दो टाइप की इक्वेशंस, पहले टाइप की इक्वेशंस की बात हम कर चुके हैं। दो टाइप की इक्वेशन जिसकी मैं बात करने वाला हूँ, एक हमारे पास है कोइंसिडेंट ग्राफ इक्वेशन, कोइंसिडेंट ग्राफ इक्वेशन, कोइंसिडेंट ग्राफ इक्वेशन, और एक है पैरेलल ग्राफ इक्वेशन, पैरेलल ग्राफ इक्वेशन। दो तरह के इक्वेशंस की बात करने वाले हैं, कोइंसिडेंट ग्राफ इक्वेशन एंड पैरेलल ग्राफ इक्वेशन। अब मैं ग्राफ के बेसिस पे इन इक्वेशंस को डिवाइड कर रखा है कि कोइंसिडेंट ग्राफ इक्वेशन देखोगे तो उसका एक इक्वेशन का जो ग्राफ आएगा उसी पे दूसरी इक्वेशन का ग्राफ पूरी तरीके से ओवरलैप होगा। एक इक्वेशन का ग्राफ दूसरी इक्वेशन के ग्राफ पे पूरी तरीके से ओवरलैपिंग हो तो वो कोइंसिडेंट ग्राफ को शो कर रहा है। कि उसके ग्राफ को देख के आप इस तरीके से समझ सकते हो कि ओवरलैपिंग दिख रही है तो कोइंसिडेंट ग्राफ को वो शो कर रहा है। इसके अलावा पैरेलल ग्राफ इक्वेशन की बात करें, पैरेलल ग्राफ इक्वेशंस में वो दोनों इक्वेशंस का जब आप ग्राफ ड्रॉ करोगे तो वो सेम डायरेक्शन में फ्लो होते हुए दिखेंगे, सेम डायरेक्शन में मूव करते हुए दिखेंगे, लेकिन वो एक दूसरे को ओवरलैप नहीं करेंगे, वो एक दूसरे को ओवरलैप नहीं करेंगे। अब देखो ये पूरा का पूरा इक्वेशन एक दूसरे को ओवरलैप कर रहा है, तो इसके बहुत सारे जो सोल्यूशन है कॉमन है, तो हम इसके में एक इंपॉर्टेंट नोट लिख सकते हैं। कोइंसिडेंट ग्राफ इक्वेशन में दे हैव इनफाइनाइट सॉल्यूशन, दे हैव इनफाइनाइट सॉल्यूशन। ठीक है, इसके बहुत सारे सॉल्यूशन पॉसिबल हैं, इनफाइनाइट सॉल्यूशन पॉसिबल हैं, ये बात ध्यान देना। कोइंसिडेंट ग्राफ है, ग्राफ ऐसा दिखेगा, ओवरलैपिंग हो रही है और इसके इनफाइनाइट सॉल्यूशन पॉसिबल हैं। इसके अलावा पैरेलल ग्राफ इक्वेशन की बात करें तो दो इक्वेशन के ग्राफ आपस में एक फिक्स डिस्टेंस है जिसको वो मेंटेन कर रहे हैं, उनके बीच का सेपरेशन डिक्रीज नहीं हो रहा, चाहे वो राइट हैंड साइड जाए चाहे लेफ्ट हैंड साइड जाए, किसी भी डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। तो इनमें कोई भी ऐसा इक्वेशन का ग्राफ नहीं है जो एक दूसरे को क्रॉस कर रहा हो, इंटरसेक्ट कर रहा हो, तो इंटरसेक्शन नहीं हो रहा। तो इसका भी एक स्पेशल नोट रिलेटेड टू सॉल्यूशन हम लिख सकते हैं। सॉल्यूशन के लिए रिलेटेड ये है कि दे हैव नो रियल सॉल्यूशन, दे हैव नो सॉल्यूशन, इसके पास एक भी सॉल्यूशन पॉसिबल ही नहीं है, दे हैव नो सॉल्यूशन। ग्राफिकल मेथड में भी देखेंगे तो जहां इंटरसेक्शन होगा वो जो पॉइंट्स होगा, वो जो कोऑर्डिनेट होगा, वो क्या बोलते हैं, सॉल्यूशन का काम करेगा। लेकिन यहाँ पे तो कोई भी इंटरसेक्शन नहीं हो रहा तो ये सॉल्यूशन का काम नहीं करेगा। तो बहुत ही इजी है। दो तरह की इक्वेशंस की हम बात कर रहे हैं, बी एंड सी। ए की बात हम फर्स्ट पार्ट में कर चुके हैं, प्लीज उसको लेक्चर को देखना तब आपको समझ में आएगा। बी में कोइंसिडेंट ग्राफ इक्वेशन ऐसा दिखेगा कि ग्राफ ऐसा है, ओवरलैपिंग पूरी तरीके से होगी, इसके इनफाइनाइट सॉल्यूशन पॉसिबल है। पैरेलल ग्राफ इक्वेशन देखा जाए तो इनके ग्राफ जो है पैरेलल होंगे लेकिन ओवरलैपिंग नहीं हो रही, ओवरलैपिंग नहीं हो रही, इसीलिए दे हैव अ नो सॉल्यूशन, इनके कोई सॉल्यूशन पॉसिबल नहीं है। सॉल्यूशन होने का मतलब है ग्राफ कहीं ना कहीं आपस में इंटरसेक्ट होना चाहिए, पर नहीं हो रहा तो नहीं है। ठीक है, तो ये क्लियर है कि कोइंसिडेंट ग्राफ इक्वेशन कैसे काम करेगा, पैरेलल इक्वेशन ग्राफ कैसे शो करेगा। लेकिन डायरेक्टली इक्वेशंस को देख के फाइंड करने का भी हमारे पास मेथड है, तो प्लीज इस पे ध्यान देना कि डायरेक्टली इक्वेशंस को देख के कैसे फाइंड कर सकते हो। तो कोइंसिडेंट ग्राफ का कंडीशन क्या है, सेपरेट कर दूं, नहीं तो इतने में भी कुछ लोग होंगे जिनको समझ ना आए। कोइंसिडेंट ग्राफ इक्वेशन की कंडीशन ये है कि जब आपको इक्वेशन दिखेगी कोइंसिडेंट ग्राफ की तो उसमें आपको पता है इक्वेशन ऐसे फॉर्म में दिखेगी a1x प्लस b1y प्लस c इक्वल टू 0 एंड a2x प्लस b2y प्लस c इक्वल टू 0। तो कंडीशन ध्यान देना, a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 इक्वल टू c1 अपॉन c2, ये ध्यान देना। कोइंसिडेंट ग्राफ इक्वेशंस की कंडीशन ये है कि इनका जो कोएफिशिएंट है वो तीनों ही आपस में इक्वल होगा, a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 इक्वल टू c1 अपॉन c2 होगा। ये क्लियरली ध्यान देना कि ये कंडीशन फॉलो होनी चाहिए, तब जाके हम उसमें ये सारी प्रॉपर्टीज लगा सकते हैं कि कोइंसिडेंट ग्राफ इक्वेशन फॉर्म करेगा और बहुत कुछ। पैरेलल ग्राफ इक्वेशंस की बात करें, पैरेलल ग्राफ इक्वेशन में भी हमें पता है कि जनरल इक्वेशन टू वेरिएबल्स की इसी फॉर्म में दिखने को मिलेगी, इसी फॉर्म में देखने को मिलेगी।
इसके बाद इसमें जो देखेंगे कि कंडीशन क्या लागू होनी चाहिए, तो इसमें देखो A1/A2 इक्वल टू B1/B2 बट नॉट इक्वल टू C1/C2। ये इंपॉर्टेंट है कि इसमें क्या कंडीशन बोली गई है, A1/A2 इक्वल टू B1/B2 इक्वल टू C1/C2 इन कोइंसिडेंट ग्राफ इक्वेशन। लेकिन इसमें क्या है, पैरेलल ग्राफ इक्वेशन में A1/A2 इक्वल टू B1/B2 है बट नॉट इक्वल टू C1/C2। C1/C2 के रेशियो के इक्वल बिल्कुल भी नहीं है, बिल्कुल भी इक्वल नहीं है। ठीक है, तो प्लीज़ इसे नोट बराबर करते रहना। फिर इसके बाद इसके कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं जो हमें पता होने चाहिए, ये आप नोट कर रहे होगे, पूरी उम्मीद है जी। और मैं शॉर्ट लेक्चर्स में आपको मेन सारे पॉइंट समझा दूंगा जो एग्जाम में इनफ हैं, एग्जाम के लिए इनफ है जी, इनफ। ठीक है, तो आगे देखो कोइंसिडेंट ग्राफ इक्वेशन जो है ग्राफिकली वो कैसा दिखता है कि एक दूसरे को पूरी तरीके से कवर कर रहा है। तो इस इक्वेशंस को कहा जाता है, कोइंसिडेंट ग्राफ इक्वेशन को कंसिस्टेंट एंड डिपेंडेंट इक्वेशंस, कंसिस्टेंट एंड डिपेंडेंट इक्वेशंस। कोइंसिडेंट ग्राफ इक्वेशन कंसिस्टेंट एंड डिपेंडेंट इक्वेशन होती है। कंसिस्टेंट मतलब कहीं ना कहीं दोनों के कंपोनेंट सेम है जिससे वो पूरी तरीके से फॉर्म हुए हैं, इसके बाद एक दूसरे पे डिपेंडेंट होते हैं। पैरेलल ग्राफ इक्वेशन को देखोगे तो आपको पता है कि दोनों का कोई भी मेल नहीं है, दोनों आपस में कहीं भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करते, तो इसको डायरेक्टली कहा जाता है इनकंसिस्टेंट। पैरेलल ग्राफ इक्वेशन इनकंसिस्टेंट होती है, ये ध्यान देना। पैरेलल ग्राफ इक्वेशन जो है इनकंसिस्टेंट होगी। ये कंसिस्टेंट एंड डिपेंडेंट इक्वेशन है, ये इनकंसिस्टेंट इक्वेशन है। ये क्लियरली है, होप करता हूँ समझ में आ रहा होगा, आवाज़ साफ है, पूरा लेक्चर साफ है, पूरे बड़े बड़े वर्ड्स दिख रहे हैं क्लियरली, जो आपको देखना है, जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है वो दिख रहा है। ठीक है, तो इसके बाद हम एक क्वेश्चन पे आते हैं जिसमें और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा, कि क्वेश्चन बहुत क्लियर कर देगा कि डायरेक्टली मैं क्वेश्चंस की बात करने वाला हूँ। फाइंड वैल्यू ऑफ k if equation have no solution। ठीक है, तो अभी हम ऐसी इक्वेशंस की बात करने वाले हैं जिसके सॉल्यूशन है ही नहीं। तो सॉल्यूशन है ही नहीं तो सारे की सारी जो प्रॉपर्टीज है वो नो सॉल्यूशन वाली इक्वेशंस की लगेगी। हमें उसमें k फाइंड करना होगा उस प्रॉपर्टी का यूज करते हुए, kx प्लस 3y इक्वल टू k माइनस 3, 12x प्लस ky इक्वल टू k। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप कंडीशन लगाओ, उससे पहले आप देखो इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर लो तो इजी पड़ेगा। अगर आप बहुत बड़े महारती हो तो डायरेक्टली कर लो, लेकिन हम एवरेज में आते हैं। तो kx प्लस 3y माइनस में k माइनस 3 इक्वल टू 0। सेकेंड इक्वेशन को चेंज करेंगे तो ये 12x प्लस ky माइनस k इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब इसमें a1 a2 फाइंड करेंगे तो a1 की वैल्यू k हो जाएगी x के साथ वाला कोएफिशिएंट, b1 की वैल्यू हो जाएगी y के साथ वाला कोएफिशिएंट, एंड देन c1 की वैल्यू हो जाएगी माइनस k माइनस 3। a2 की बात करें तो 12 हो जाएगा, b2 की बात करें तो k हो जाएगा, c2 की बात करें माइनस k हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्लियरली दिख रहा होगा a1 क्या है, b1 क्या है, c1 क्या है, a2 क्या है, b2 क्या है, c2 क्या है, ये क्लियरली दिख रहा होगा। ठीक है, तो इसके बाद हम बात करते हैं कि हम कंडीशन क्या अप्लाई करने वाले हैं। प्लीज़ इसे नोट करते रहना कि बराबर आपको दिखना चाहिए, तो एम यही है कि दिखना चाहिए। तो फिर आगे क्या करें, आगे हमें पता है कि नो सोल्यूशन है, तो नो सोल्यूशन में हमें कुछ ज़्यादा करना पड़ेगा मामला। इसको रब करते हैं, इसको रब करने के बाद यहाँ पे मैं आपको शो करना चाहता हूँ कि क्या करेंगे, कि a1 अपॉन a2 कर दो, a1 अपॉन a2 k अपॉन 12 इक्वल कर दो b1 अपॉन b2 के 3 अपॉन k के। इसके बाद ये तो इक्वल होगा नो सोल्यूशन में, लेकिन b1 अपॉन b2 नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2 है। ये आपने पढ़ा ना कि b1 अपॉन b2 नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2, दोनों कंडीशन फॉलो होनी चाहिए, वो होनी चाहिए k की वैल्यू। तो कंडीशन रख के देखते हैं, तो हमारे पास क्या है, b1 अपॉन b2 3 अपॉन k एंड c1 अपॉन c2 माइनस k माइनस 3 अपॉन में माइनस k। ठीक है, तो सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे अब रब करते हुए नीचे आते हैं, आप नोट कर रहे होगे, फुल उम्मीद है। तो k का स्क्वायर 36 हो जाएगा, देन k की वैल्यू निकालोगे अंडर रूट करके तो ये प्लस माइनस 6 आ सकती है,
+6 भी 36 होता है और -6 भी 36 होता है। तो माइनस से माइनस कैंसिल, k की वैल्यू कट करेगा, 3 = k - 3, देन 3 + 3 = k। लेकिन यहाँ पे जो कंडीशन है नॉट इक्वल टू है, तो मतलब k की वैल्यू कुछ भी चलेगी पर k की वैल्यू 6 नहीं होनी चाहिए। k की वैल्यू की एक कंडीशन ये है कि 6 ना हो, बाकी कोई भी वैल्यू हो चलेगा। तो k की वैल्यू यहाँ +6 और -6 का ऑप्शन आ रहा है, +6 एंड -6 का ऑप्शन आ रहा है। तो k की वैल्यू +6 के लिए मना है, तो k की वैल्यू -6 ही पॉसिबल है। तो आप कहोगे k की वैल्यू फाइनल आंसर -6। ठीक है जी, k की वैल्यू का फाइनल आंसर -6। प्लीज़ ध्यान से समझना कि नो सोल्यूशन की इक्वेशंस थी, तो हमें पता है कि हमारी कंडीशन जो है a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2 बट नॉट इक्वल टू c1/c2 फॉलो करते हुए हमें यहाँ से k वैल्यू निकालनी थी। तो बहुत आसान था, मैंने सेपरेटली a1/a2 b1/b2 इक्वल टू करके k वैल्यू फाइंड कर ली, फिर b1/b2 c1/c2 नॉट इक्वल टू करके k की वैल्यू फाइंड कर ली कि कौन सी कंडीशन अप्लाई होनी चाहिए कि 6 नहीं होना चाहिए। तो इस तरीके से मैं करेक्टली अपने एम पे पहुंचता हूँ, -6 वैल्यू ही करेक्ट आंसर है। होप कर रहा हूँ इतनी बातें पूरी क्लियरली समझ में आई होगी। नहीं समझ में आएगा तो आप कमेंट बॉक्स में लिखना, हम दोबारा से समझाने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो प्लीज़, और समझ में आ रहा हो तो प्लीज़ शेयर और लाइक सब्सक्राइब सब कुछ करना, है ना। जो बिना काम की वीडियोस को आप कर सकते हो, ये तो वैसे भी बहुत ही काम की वीडियोस हैं और लगातार बेहतरीन है, काम के लायक है, आपके नहीं तो फिर दूसरों काम के लायक है। तो प्लीज़ शेयर करो, है ना। बिल्कुल भी कंजूसी मत करो। क्यों कंजूसी करना जिसमें आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना, जस्ट शेयर करना है, ठीक है। तो उसमें ज़्यादा दिमाग मत लगाओ जी, आप कर दो शेयर। अब मैं आपको एक और क्वेश्चन सॉल्व करवाना चाहता हूँ जिसमें फाइंड वैल्यू ऑफ p इफ गिवन इक्वेशंस हैव इनफाइनाइट सॉल्यूशन। तो हमें ऐसी वैल्यू ऑफ p को फाइंड करना है जिसकी इक्वेशंस अगर देखा जाए तो इक्वेशंस के इनफाइनाइट सॉल्यूशन पॉसिबल हैं। तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन पॉसिबल है, ये टर्म्स को देख के समझ में आना चाहिए और समझ में आ जाना चाहिए कि कैसी इक्वेशंस की बात हो रही है, क्या क्या उसमें प्रॉपर्टीज लगेंगी, ठीक है। तो ये तुरंत समझ में आ जाना चाहिए। तो देखो, ये NCERT बुक का क्वेश्चन है, kx + 3y। जी मैं स्टैंडर्ड बुकों के क्वेश्चन करवा रहा हूँ जो आपके क्वेश्चंस आए एग्जाम में। हाई लेवल क्वेश्चन नहीं करने जो आएंगे ही नहीं, और हाई लेवल क्वेश्चन जिसको करने हैं वो सेंड करते रहना, मैं आपको करके अलग से सेंड देता रहूँगा, ठीक है जी। सबकी डिमांड यहाँ पूरी होगी ही होगी, लेकिन हमें 0 से स्टार्ट करना है, 0 से हाई लेवल तक जाना है। तो पहले 0 को कंप्लीट करते हैं। तो इक्वेशन ये है, इसमें कहा है कि हमें फाइंड करना है वैल्यू ऑफ k। जब बताया गया कि इनफाइनाइट सोल्यूशन पॉसिबल है, इनफाइनाइट सोल्यूशन पॉसिबल है तो इसका ग्राफ ऐसा है कि एक दूसरे को ओवरलैप कर रहा है, तो इनफाइनाइट सोल्यूशन पॉसिबल है। तो सबसे पहले फाइंड कर लो कि a1/a2 b2 सब वैल्यू क्या है, सारे टर्म्स फाइंड कर लो। a1 क्या है हमारा k, b1 क्या है हमारा 3, c1 क्या है -k - 1, a2 क्या है 12, b2 क्या है k, c2 क्या है -k। अब हमें इक्वली तो चाहिए, ठीक है, इक्वल चाहिए, इसमें तो इनफाइनाइट सोल्यूशन है। तो आप a1/a2 इक्वल कर लो b1/b2 के, ठीक है। ये कंडीशन करके देख लो काम बनता है कि नहीं बनता, नहीं बनेगा तो आगे कुछ और अप्लाई करेंगे। k/12 = 3/k, k से k क्रॉस मल्टीप्लाई, तो k का स्क्वायर 36। आगे सॉल्व करेंगे तो k की वैल्यू √36, तो ये होगी +6 या -6, ठीक है। तो k की वैल्यू फाइनली हो जाएगी + या -6, ठीक है। तो +6 या -6 आंसर पॉसिबल है। तो देखो, दोनों इक्वेशंस की हमने बात करी कि इनफाइनाइट सोल्यूशन में ग्राफ कैसे होंगे, क्वेश्चंस कैसे टाइप के आ सकते हैं जनरली। उसके बाद हमने बात करी नो सोल्यूशन के ग्राफ कैसे शो करेंगे, कंसिस्टेंट का मीनिंग क्या है, किसके लिए हम कंसिस्टेंट वर्ड लगाएंगे, इनकंसिस्टेंट वर्ड किसके लिए लगाएंगे, इंडिपेंडेंट या डिपेंडेंट वर्ड किसके लिए लगाएंगे। और इस एग्जाम्पल के साथ ये बात अभी फ़िलहाल के लिए ओवर होती है। प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना, बहुत कुछ प्रिपरेशन के बाद ये सब कुछ तैयार हो रहा है, ठीक है। तो लेक्चर्स आते रहेंगे, लगातार जुड़े रहना और दूसरों को भी जोड़ने की कोशिश करो। बाय, गुड लक।